हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो कर रहे हैं सीरीज, उसमें से आज हम कांग्रेस में गरम दल और नरम दल को करेंगे। ये सारे टॉपिक हमने घटना चक्र से उठाए। ये 2024 का न्यू एडिशन के बुक से लिया हुआ है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने प्रभावित किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 2 3 4। क्यों, पढ़ लेते हैं इसको। एक है कि 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, दूसरा चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, और तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, चौथा है रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो ये चारों कारण थे। पहला क्या था? 1898 की इटली अबिसीनिया युद्ध ने, दूसरा है चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, बॉक्सर आंदोलन ने, तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, चौथा है रूस और जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ठीक है, ये चारों कारण थे। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें वो लिखा हुआ है कि वे, शुरू से ही पढ़ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली और अबिसीनिया युद्ध, 1899 और 1901 के दौरान चीन के साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन, साथ ही रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया तो 1905 में जापान की रूस पर विजय सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोप देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या मतलब भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो जापान ने रूस को हरा दिया था, ये ज्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नरम दल और के नेता नरम दल के नेता की आंदोलन पद्धति थी, क्या थी? राज वामपंथी आंदोलन थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ये उन लोगों की पद्धति थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विजय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ये इसका स्वदेशी आंदोलन था। इसी टाइम पे ये हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी धड़ों के बीच मतभेद हो गया था, और यहीं से इन टूटने लगे थे वे। गरमपंथी जो चाहते थे कि इस आंदोलन का जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था, वो बोलते थे कि बंगाल तक सीमित ना रह के ये पूरे देश में पहुंचना चाहिए। लेकिन ये जो नरमपंथी दल के थे, वो चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, क्या थे? शहरी थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का आया हुआ है। इसमें नरमपंथी दल के नेता को देखते हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनसा वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी से संबंधित थे। जितने भी नरम दल के नेता थे, उनमें से अधिकतर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार व्यक्ति सम्मिलित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया है? किसने? तो इसमें हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी स्टार्टिंग से स्वशासन और स्वराज की मांग करते रहे। 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार बात रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी, और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में भी स्वराज की मांग की थी। मतलब स्टार्ट कर दिए थे 1904 से, लगातार वो स्वराज की मांग कर रहे थे। कौन उग्रपंथी नहीं थे? इसमें से कौन से उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाकी ये सारे थे। मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह सभी थे। कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? राष्ट्रवाद का
उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उग्र राष्ट्रवादी यहाँ पे बोल रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा। उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर याचना, प्रार्थना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में पढ़ते हैं कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर की कही हुई बात थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति पर का दोष लगाया था? तो यही थे, बाल गंगाधर तिलक ही थे। कांग्रेस, ये भी वही क्वेश्चन है, नहीं ये मतलब थोड़ा उलट के पूछ दिया है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई किनके नेतृत्व में? बाल गंगाधर के नेतृत्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बाल सॉरी बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने इसको भीख मांगने वाली संस्था बोली थी, बेगिंग इंस्टीट्यूट बोला था इसे। ठीक है, तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से दोनों कथन सत्य है। एक तो पहला कि वो ब्रह्मा समाजवादी नेता तथा समाज सुधारक थे, और दूसरा न्यू इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। तो ये दोनों बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब से आया? तो 1906 के बाद से आया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 1906 के बाद से आया है। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? कौन से नेता थे? अरविंद घोष। यहाँ बाकी जो है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी नरम दल के नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? कौन था उग्रवादी? बिपिन चंद्र पाल थे। राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था? किसको? बाल गंगाधर तिलक को नरम दल नहीं मान सकते हैं। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। पंजाब का केसरी भी उन्हें कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। कौन उदारवादी नहीं थे? हमारे लाला लाजपत राय उदारवादी नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक को लाल लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसको मैजनी को माना था। इसको पढ़ लेते हैं। लाल लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी की जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद अपने राजनीतिक गुरु मान लिया था, और उसके बाद उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी करवाया था। मैजनी से वो इतने प्रभावित थे। और इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय तक रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये लाला लाजपत राय के बारे में ही कहा गया है। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन किसने कहा था? राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने ही ये बात कही थी, वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? वही हमारे बाल गंगाधर तिलक। मध्यम मार्गी मतलब उदारवादी नहीं थे, स्वदेशी के समर्थक थे। निम्नलिखित में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वो स्वदेशी के समर्थक थे। जितने भी उग्रवादी नेता थे वे सभी स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। साथ ही अन्य नेता में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सभी इसके समर्थक थे। भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा है। ठीक है, इसके चलते हुए इंग्लैंड भी चले गए थे उनके विरुद्ध मुकदमा लड़ने, लेकिन वो हार गए थे, लेकिन इसका बाद में प्रभाव भी हुआ था। यही बात इसमें लिखी हुई है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था।
तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, ये बात किसने कही थी? वही वैलेंटाइन सिरोल ने ही कही थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? किसे? तो बिपिन चंद्र पाल को, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। इसमें से ये वाला क्वेश्चन पढ़ने लायक है। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये मैक्स मुलर ने कहा था। उन्होंने कहा था जब उनको सजा सुनाए जाने के पश्चात, मतलब उनको जब सजा सुनाई गई थी उसके बाद मैक्स मुलर दया की वकालत करते हुए बोलते हैं, दया करते हुए बोलते हैं कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के रूप में जाने गए जब जब क्या क्या किए तब जाने गए? तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाए ई, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ऐसा नहीं कि उन्हें किसी करने पर किया, बल्कि उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, उसके आधार पर उन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाने लगा। इसमें से हम इसको पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट आयश की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो बन के रूप में उभर गए। इस तरह एक ही घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों ने तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी, जिसमें से एक ये भी था कि उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव भी शुरू किया था। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी 1906 में। क्यों? क्योंकि केसरी केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर उन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उन्हें सजा दी गई थी, 6 वर्ष की दी गई थी। और कहाँ ले गया था? मांडले जेल में, म्यांमार में मांडले जेल, वहाँ उन्हें सजा दी गई थी 6 साल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1908 में बीपीएससी पूछा है कि 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? तो कौन करता है? एक ये करता है संवैधानिक साधनों या याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। यही था इसका आंसर। ये आक्रामक साधनों का यूज करते थे जो उग्रवादी नेता थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति, मतलब जो उग्रवादी नेता थे ना, वे लोग हिंदू धर्म को मतलब बीच बीच में ऐड कर देते थे। जैसे अरविंद घोष का एक कोटेशन देख सकते हैं कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। तो इसमें हिंदू धर्म ऐड कर दिया तो मुसलमान ऐसे ही दूर हो जा रहे थे। ठीक है, बाकी आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे? बिल्कुल नहीं थे। कारण क्या है? कि वो धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करते। ये सही है कि वो धर्म का अस्त्र के रूप में यूज किए थे, लेकिन वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि उन्होंने क्योंकि जब वो मरे थे तो उनकी जो अर्थी है उसको गांधी जी साथ में शौकत अली, इन लोगों ने उठाया था, तो उन्हें कैसे कह सकते हैं वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के गणपति पर्व के श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। ये भी वही बात है, बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे गणेश उत्सव प्रारंभ किया था, तो यही हमारे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये शौकत अली ने उठाई थी। तो शौकत अली ने उठाई थी, तो सांप्रदायिकतावादी होते तो मुसलमान तो खुद ही दूर हो जाते हैं, लेकिन उनमें ऐसी कोई भावना नहीं थी। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी अर्थी को महात्मा गांधी साथ में शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू ने उठाया था। मोहम्मद हजरत मोहानी ने सैड सॉन्ग गाया था, शोक गीत गाया था, शोक गीत गाया था। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला था वो खत्म हुआ। 39 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे और बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी में बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। इसको स्किप करना ठीक नहीं है, इसको भी लेके चलना ज़रूरी है।
बाकी आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।